फॉस्टर ली नाम की एक किशोर लड़की अपनी माँ आयरीन ली के साथ यात्रा कर रही होती है। वे एक चेक पॉइंट पर पहुँचते हैं जहाँ एक अधिकारी उसकी रजिस्ट्रेशन स्कैन करने लगता है। आयरीन कार से बाहर निकलती है और अधिकारी से कहती है कि उनके पास बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा करने की अनुमति है। वह पिरामिड उसकी ओर फेंकते हुए कहती है कि वह वेस्ट अमेरिकन सिटीजन्स की एक निर्वाचित अधिकारी है जो नियंत्रित होने के बजाय आजाद रहना चुनते हैं। वह उनसे कहती है कि वे अपनी प्रतिनिधि सीटों को वापस लेने और उनकी सीमाओं में हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए वहां आए। वह उन्हें बताती है कि उसके और उसकी बेटी के पास 1 साल का ईस्टर्न पास है और वे उसका पूरा फायदा उठाने वाले हैं। अधिकारी उन्हें आगे जाने की अनुमति दे देते हैं। वे अपने अस्थायी घर में ठहरते हैं और फॉस्टर खिड़की से बाहर आसपास की तकनीक को हैरानी से देखती रहती है। आयरीन उसे भरोसा दिलाती है कि वे इस जगह को हरा देंगे। अगली सुबह आयरीन फॉस्टर को स्कूल छोड़ती है। जैसे ही फॉस्टर इमारत की ओर बढ़ती है, अचानक अलार्म बजने लगते हैं। एक सुरक्षा गार्ड वहाँ पहुँचता है और पूछता है कि उसका डेस्क कहाँ है। वह बताती है कि उसके पास कोई डेस्क नहीं। गार्ड उसे तुरंत सुरक्षा लाइन में खड़े होने का आदेश देता है। सुरक्षा लाइन में खड़े बच्चों की गहन स्कैनिंग की जा रही होती है। स्कैन के बाद फॉस्टर को एक लाल आर्म बैंड दिया जाता है और उसे हर समय उसे दिखाई देने योग्य रखने के लिए कहा जाता है। एक विज्ञापन में बताया जाता है कि डेक्स एक ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइस है जो लोगों की गतिविधियों, स्वास्थ्य, बातचीत, शिक्षा और व्यवहार पर नजर रखता है। ईस्टर्न साइड के लोग निगरानी, सुरक्षा और एकरूपता को महत्व देते हैं। लाल आर्म बैंड पहनने वाले बच्चों को डेक्स डिवाइस इस्तेमाल करने वाले छात्र तंग करते हैं। तभी एक और रेड बैंड छात्रा मिलीना फॉस्टर के पास आती है और उससे कहती है कि क्योंकि उनके पास डेस्क नहीं है इसलिए उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मिलीना समझाती है कि इसका मतलब यह है कि बदमाश लोग उन्हें बिना किसी परिणाम के परेशान कर सकते हैं। अपनी परिचय कक्षा के दौरान फॉस्टर सबको बताती है कि वह ऑरेंज मॉर्निंग नाम की एक बबल कॉलोनी से आई है। बबल्स पश्चिमी हिस्से में स्थित अलग थलग कॉलोनियां होती हैं, जहां लोग आधुनिक निगरानी और सरकारी नियंत्रण को अस्वीकार करते हैं। ईस्टर्न साइड में बबल्स के लोगों को अक्सर आतंकवादी कहा जाता है। छात्रों में से एक काव्य ताना मारते हुए कहता है कि वह स्कूल सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वह पागल बबल लोगों द्वारा उड़ाया नहीं जाना चाहता। एक दूसरा छात्र कहता है कि फॉस्टर को बिना डेस्क के कक्षा के अंदर आने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। बाद में कक्षा के दौरान काव्य फॉस्टर से कहता है कि उसने आतंकवादी वाली बात मजाक में कही और अगर उसे डेस्क चाहिए तो वह उसके लिए एक ला सकता है। उसी रात खाने के दौरान फॉस्टर अपनी माँ से कहती है कि उसे एक डेस्क चाहिए। आयरीन इस बात को मंजूर नहीं करती। फॉस्टर समझाती है कि स्कूल में कोई भी उससे बिना डेस्क के बात नहीं करता और वह उसके बिना कोई काम भी नहीं कर सकती। आयरीन उससे कहती है कि यह सिर्फ 1 साल की बात है। वह समझाती है कि पिछले 20 वर्षों में एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। फिर भी मीडिया लगातार आतंकवाद की कहानियां प्रसारित करता रहता है, जिससे लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि खतरा हर जगह मौजूद है। आयरीन उसके लिए डेस्क खरीदने से साफ इनकार कर देती है। स्कूल में फॉस्टर काव्य से मिलती है। वे दोनों आयरीन के अकाउंट में घुसने की कोशिश करते हैं, जिसे काव्य आसान बताता है क्योंकि उसमें लगभग कोई सुरक्षा नहीं है। उन्हें सिर्फ आयरीन की जन्मतिथि चाहिए होती है जो फॉस्टर उसे बता देती। अकाउंट एक्सेस करने और आयरीन के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद काव्य उसके लिए एक नया डेस्क ऑर्डर कर देता है जो 1 घंटे के भीतर पहुंचने वाला होता है। फॉस्टर काव्य से पूछती है कि क्या उसने कभी सच में कोई आतंकवादी हमला देखा है। वह जवाब देता है कि हमले हमेशा खबरों में आते रहते हैं। इसके बाद काव्य उसे चूमने लगता है, लेकिन फॉस्टर उसे रोक देती है और कहती है कि उसे सिर्फ डेस्क लेने में मदद चाहिए थी। काव्य नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फॉस्टर ड्रोन का बाहर इंतजार करती है। जब ड्रोन आता है तो वह उसका डेस्क छोड़कर चला जाता है। घर लौटकर वह डेस्क पहनती है, अपने कानों में हेयर जेल लगाती है और डिवाइस को सक्रिय करती है। शुरुआत में उसे इसे इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है, इसलिए एक कस्टमर प्रतिनिधि उसे सेटअप की पूरी प्रक्रिया समझाता है। वह पूरी रात डेस्क के सभी जेस्चर और फीचर्स सीखने में बिताती। अगली सुबह स्कूल में उसे अब सुरक्षा लाइन से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ी। कक्षा के दौरान डेस्क इस्तेमाल करने वाले छात्रों को यह सिखाया जाता है कि किसी आतंकवादी की पहचान कैसे की जाए। डेस्क विकसित करने वाली कंपनी सिमी अब एक निगरानी कार्यक्रम भी बना रही होती है, जिसका नाम नाउटेक सिस्टम। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह आतंकवादियों को हमला करने से पहले ही पहचान सके। कक्षा के बाद छात्रों में से एक किम फॉस्टर से कहती है कि उसे अपना काव्य वाला मामला सुलझाना होगा। काव्य सबको बता रहा होता है कि फॉस्टर ने उसे बहकाया, डेस्क लेने के लिए उसका इस्तेमाल किया
और फिर उसे ठुकरा दी। किम उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने काव्य के साथ संबंध नहीं बनाए तो वह सबको बता देगा कि उसने अपनी माँ के अकाउंट का इस्तेमाल करके डेक्स चुराया है। फॉस्टर काव्य से बात करती है और कहती है कि वह उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन काव्य कहता है कि अब वह इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। उसका कस्टमर प्रतिनिधि उससे संपर्क करता है क्योंकि उसने देखा होता है कि उसकी हार्ट रेट अचानक बढ़ने लगी। फॉस्टर उसे बताती है कि काव्य ने उसे सबके सामने अपमानित किया। प्रतिनिधि अपना परिचय ईथन के रूप में देता है और कहता है कि वह काव्य के खिलाफ कुछ गंदगी निकाल सकता है। यह जानकर फॉस्टर को राहत महसूस होती है कि ईथन उसकी मदद कर रहा है। उसके डेस्क पर चल रही एक न्यूज रिपोर्ट में एक और आतंकवादी हमले की खबर दिखाई जाती है। दूसरी तरफ आयरीन कमेटी हेड ऑर्डन से बात करती है और कहती है कि यह कोई संयोग नहीं है कि कमेटी मीटिंग के पहले ही दिन आतंकवादी हमला हुआ है। आयरीन इसे सीधा प्रोपेगेंडा कहती है। फॉस्टर घर पहुंचती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी ईथन उससे संपर्क करता है और बताता है कि काव्य की कमजोरियों और बुरी आदतों की जांच करते समय उसे कुछ अजीब मिला। 2 हफ्ते पहले से काव्य हर दिन स्कूल में 15 मिनट के लिए अपना डेस्क डिवाइस उतारने लगा था और हर बार जब काव्य अपना डिवाइस हटाता तब 13 अलग अलग स्कूलों के 13 दूसरे बच्चे भी ठीक उसी समय अपना डेस्क उतार देते। 2 अलग अलग टाइम जोन में 14 छात्र एक ही समय पर अपने डेस्क डिवाइस हटाते थे। ईथन फॉस्टर से कहता है कि उसे काव्य का पीछा करना होगा और पता लगाना होगा कि वह अपना डेस्क क्यों और कहाँ उतारता है। वह कहता है कि यही वह राज हो सकता है जिसकी मदद से वह काव्य को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। अगली सुबह फॉस्टर काव्य का पीछा करती है। काव्य एक दरवाजे के अंदर जाता है और तुरंत ऑफलाइन हो जाता है। ईथन फॉस्टर से कहता है कि वह भी उसी दरवाजे से अंदर जाए, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगती है और साथ ही ईथन से बात करती रहती। तभी एक दूसरी छात्रा वहाँ से गुजरती है और फॉस्टर से पूछती है कि वह खुद से बातें क्यों कर रही है। फॉस्टर समझाती है कि वह अपने कस्टमर प्रतिनिधि से बात कर रही थी। छात्रा कहती है कि उसे तो सिर्फ फॉस्टर की आवाज सुनाई दे रही थी। इस पर फॉस्टर बताती है कि वह हेयर जेल इस्तेमाल कर रही है। वह छात्रा इसे अजीब समझती है और वहाँ से चली जाती है। ईथन समझाता है कि हेयर जेल केवल नवीनतम मॉडल में उपलब्ध है, इसलिए अभी हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। तभी फॉस्टर देखती है कि मिलीना उसी दरवाजे से बाहर निकल रही है। ईथन उसे सलाह देता है कि वह मिलीना का पीछा करे क्योंकि उसके पास डेस्क नहीं है। फॉस्टर उसकी बात मानती है और मिलीना के पीछे जाती है। आखिरकार उससे मिल जाती। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाती हैं और मिलीना फॉस्टर को एक असली भौतिक लाइब्रेरी में ले जाती है। ईथन लगातार उसे काव्य के बारे में पूछने के लिए उकसाता रहता है। फॉस्टर मिलीना से कहती है कि उसने उसे काव्य के साथ उस कमरे में जाते हुए देखा था। मिलीना कहती है कि उसे पता है काव्य फॉस्टर के बारे में क्या क्या बातें फैला रहा है और वह समझाती है कि उसने फॉस्टर की जगह इसलिए ले ली थी ताकि काव्य उसका पीछा छोड़। ईथन को लगता है कि वह झूठ बोल रही है। तभी अचानक फॉस्टर के शरीर से खून बहने लगता है और वह घबरा जाती। मिलीना उसे शांत करती है और जब वह थोड़ा संभल जाती है तो मिलीना बताती है कि उसका जन्म लाइट लिली नाम के एक बबल में हुआ था और वह 9 साल की उम्र में यहाँ आई। मिलीना उसे गर्म चाय देती है, लेकिन ईथन तुरंत फॉस्टर से उसे पीना बंद करने के लिए कहता है। वह उसे बाथरूम में जाने को कहता है। जैसे ही फॉस्टर अंदर पहुँचती है, ईथन उससे तुरंत उल्टी करने के लिए कहता है क्योंकि उसे शक है कि मिलीना ने उसे नशीली दवा दी। ईथन समझाता है कि उसने मिलीना की आवाज स्कैन की और पता लगाया कि उसका पिता कार्टर यांग है, जो एक बड़ा एंटी कॉर्पोरेट एक्टिविस्ट है। माना जाता है कि वह उसी आतंकवादी समूह का हिस्सा था जिसने 20 साल पहले WCO पर बम हमला किया था और उसके बाद से अब तक गायब था। ईथन फॉस्टर को चेतावनी देता है कि वह कुछ भी खाए या पिए नहीं और किसी पर भी भरोसा न करे, यहाँ तक कि अपनी माँ पर भी नहीं। उसे विश्वास है कि आयरीन वहाँ यांग से दोबारा संपर्क करने आई। फॉस्टर जोर देकर कहती है कि उसकी माँ कोई आतंकवादी नहीं है। इस पर ईथन जवाब देता है कि अगर वह आतंकवादी नहीं है तो फिर वह वहाँ आखिर कर क्या रही। तभी उसकी माँ बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगती है और उसे आवाज देने लगती है। ईथन फॉस्टर से कहता है कि वह वापस बाहर चली जाए, जबकि वह इस पूरे मामले की और गहराई से जांच करता रहेगा। बाद में कार में सफर करते समय फॉस्टर आयरीन से पूछती है कि मिलीना उसे कैसे ढूंढ पाई। आयरीन कहती है कि उसे नहीं पता और समझाती है कि वहाँ कुछ भी निजी नहीं है। बातचीत के दौरान फॉस्टर गलती से अपना डेस्क सक्रिय कर देती है। आयरीन तुरंत पूछती है कि उसे यह कैसे मिला और याद दिलाती है कि इसे रखने के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी होती है। वह फॉस्टर से कहती है कि उसने अपने सत्यापित क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके सरकार से जुड़ा एक ट्रैकिंग डिवाइस खरीद ली, जिससे उनका पूरा उद्देश्य ही कमजोर पड़ गया जिसके लिए वे वहां आए थे। इसके बाद आयरीन उससे तुरंत डेस्क उतारने की मांग करती है। फॉस्टर डेस्क उतार देती है और आयरीन उसे सड़क पर फेंक देती है। अगले दिन स्कूल में अचानक आतंकवादी हमले का अलार्म बजने लगता है। डेस्क न होने की वजह से फॉस्टर सुरक्षित कमरे में प्रवेश नहीं कर पाती और सुरक्षा
अधिकारी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी ईथन हेयरजेल के माध्यम से उससे संपर्क करता है और कहता है कि वह तुरंत इमारत से बाहर निकल जाए। फॉस्टर बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। तब ईथन उससे कहता है कि वह धूप में चली जाए। वह समझाता है कि सूर्य की किरणों की फ्रीक्वेंसी इतनी मजबूत नहीं होती कि एक स्थिर बातचीत बनाए रख सके, और फिर उसे एक पार्क का पता देता है। ईथन फॉस्टर को बताता है कि ईस्ट के हर स्कूल में सुरक्षा अभ्यास एक साथ शुरू किए जाते हैं ताकि आतंकवादी यह पता न लगा सके कि असली निशाना कौन सा स्कूल है। फिर ईथन उससे कहता है कि वह सही थी। वे लोग रनसिटर हाई पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि यह हमला फॉस्टर ही अंजाम देगी। तभी एक गार्ड अंदर दौड़ता हुआ आता है और फॉस्टर इस मौके का फायदा उठाकर बाहर निकल जाती है। रास्ते में ईथन उसे उस अपार्टमेंट हमले के बारे में बताता है जो उसी सुबह हुआ था। वहाँ रहने वाला एक व्यक्ति जस्टिन उसी स्कूल में पढ़ता था जिसे वे ट्रैक कर रहे थे। उस पर पहले कभी कोई शक नहीं किया गया था। उसने हाल ही में डेक्स लिया था और उसके 2 मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल मौजूद थे, एक बचपन का और दूसरा पिछले महीने लिया गया। ईथन फिर बताता है कि यही सारी बातें उस पर भी लागू होती। उस पर पहले कभी कोई शक नहीं हुआ। उसने हाल ही में डेक्स लिया है और उसके भी 2 मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल हैं जो आपस में मेल नहीं खाते। फॉस्टर को लगने लगता है कि शायद वह पागल हो रही है क्योंकि वह चींटियों से बातें कर रही होती। ईथन समझाता है कि चींटियों की एंटेना सिग्नल को उछाल सकते। फॉस्टर उससे कहती है कि उसे किसी असली इंसान का चेहरा देखना होगा ताकि उसे यकीन हो सके कि यह सब सिर्फ उसके दिमाग में नहीं चल रहा। ईथन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे पता है उसके पिता भी आवाजें सुनते थे, फिर धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और आखिरकार आत्महत्या कर ली। लेकिन वह जोर देकर कहता है कि यह स्थिति सच है। वह फॉस्टर से कहता है कि पश्चिमी कट्टरपंथी अपने ही बच्चों का इस्तेमाल ईस्टर्न सुरक्षित क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं। फॉस्टर कहती है कि वह कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। इस पर ईथन उससे पूछता है कि अगर उसने उसे ढूंढकर सच्चाई न दिखाई होती तो क्या होता। ईथन आगे समझाता है कि मिलीना के पिता ने उसे इसी उद्देश्य के लिए पाला था और जस्टिन जैसे 12 और बच्चे बाहर मौजूद हैं जिन्हें पहले ही सक्रिय किया जा चुका है। वह फॉस्टर से कहता है कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए उन्हें उसे आतंकवादी हरकत करने की कोशिश करते हुए पकड़ना होगा, वही काम जिसे करने के लिए वे लोग कथित तौर पर उसे मजबूर करने वाले थे। वह फॉस्टर से अपनी नोटबुक निकालने के लिए कहता है और उसे निर्देशों का एक सेट देता है, साथ ही चेतावनी भी कि उसे हर निर्देश का ठीक वैसे ही पालन करना होगा। बाद में घर पर आयरीन फॉस्टर से सख्ती से पेश आने के लिए माफी मांगती। वह कहती है कि वह डेक्स के आकर्षण को समझती है, लेकिन फॉस्टर अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि यह समझ सके कि उसका इस्तेमाल करके वह क्या खो रही है। इसके बाद आयरीन सरकार के खिलाफ लंबा भाषण देने लगती है। फॉस्टर कुछ कहना चाहती है लेकिन आयरीन लगातार बोलती रहती है और उसे बीच में रोकने नहीं देती। आखिरकार शांत होने के बाद आयरीन डेक्स उसे वापस दे देती है और कहती है कि फॉस्टर अब 16 साल की हो चुकी है, इसलिए वह उसके हर फैसले का सम्मान करेगी। फॉस्टर अपनी माँ से कहती है कि वह समझती है कि उसने डेक्स क्यों छीन लिया था और वह एक और दिन बिना डेक्स के बिताने की कोशिश करेगी। उसी रात अपने कमरे में फॉस्टर एक घरेलू विस्फोटक तैयार करती है और उसे अपने बैग में रख देती है। अगली सुबह वह स्कूल के लिए निकलती है। मिलीना उसे देखकर अभिवादन करती है लेकिन फॉस्टर अचानक दौड़ने लगती है। मिलीना उसके पीछे भागती है जबकि फॉस्टर बिना डेक्स के ही स्कूल के गेट पार कर देती है और सुरक्षा अलार्म सक्रिय हो जाता है। मिलीना वहां पहुंचती है लेकिन फॉस्टर उसे धक्का देकर दूर कर देती। तभी सुरक्षा गार्ड दौड़ कर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, जबकि फॉस्टर बेबस होकर ईथन को पुकारती रहती है। गार्ड उसे काबू में कर लेते हैं और हिरासत में ले जाते हैं। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑडिन दुनिया को बताता है कि उनका मानना है कि इस हमले की योजना आयरीन ली ने अकेले बनाई थी। वह दावा करता है कि उसने मानसिक रूप से अपनी बेटी को प्रताड़ित किया और स्कूल पर हमला करने के लिए उसे मजबूर किया। इसके बाद वे 2 नई नीतियों की घोषणा करते हैं। पहली, सिमी को नाउटेक सिस्टम्स लागू करने की अनुमति दे दी गई है। दूसरी, अब एक अनिवार्य संघीय छात्र ट्रैकिंग और सुरक्षा नीति लागू की जाएगी। इसके बाद वे फॉस्टर को मंच पर लेकर आते हैं। अपने डेस्क के जरिए टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हुए वह निगरानी प्रणाली की प्रशंसा करती है और सार्वजनिक रूप से अपनी मां की निंदा करती। बाद में ईथन उससे मिलता है और उसे लंच पर ले जाने का प्रस्ताव देता है। इसके बाद एक छोटा सा मोन्टाज दिखाता है कि कैसे ईथन ने शुरू से ही ऑर्डन की मदद से फॉस्टर को चालाकी से नियंत्रित किया था। सबसे पहले उसने ऑर्डन को यह जानकारी दी कि आयरीन की बेटी ने एक डेक्स ऑर्डर किया है। फिर उसने फॉस्टर के साथ बेहद आकर्षक और मददगार बनकर व्यवहार किया। उसने मौके का फायदा उठाकर उसका शक काव्य से हटाकर मिलीना पर डाल दी। डर के जरिए उसे सबसे अलग थलग कर दिया और उसके पिता का जिक्र करके उसकी मानसिक कमजोरी का फायदा उठाया। आखिर में एपिसोड ऑर्डन के इस ऐलान के साथ खत्म होता है कि वे उसे फंसाने में सफल हो गए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।